नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश व बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी थी इनकी तैनाती। बंगाल के डीजीपी तीसरी बार किए गए पद मुक्त। और सीएम सचिवालय से जुड़े होने की वजह से आम चुनाव में पार्टी को विशेष को ये अधिकारी पहुंचा सकते थे फायदा। और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराने को उठाया गया यह कदम। बीएमसी के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और बंगाल विवेक साहा नए डीजीपी यहाँ बने हैं। और आप देखेंगे कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लक्ष्य है। आयोग का कहना है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने बीते शनिवार को 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था और 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को, दूसरे चरण का 26 अप्रैल, तीसरे का 7 मई को, चौथे का 13 मई को, पांचवें चरण का 20 मई को, छठे चरण का 25 मई को और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। और 4 जून को आपके नतीजे घोषित होंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब तारीखों का ऐलान हो जाता है और आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव आयोग मजबूत हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 को आप लोग पढ़िए। चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है अभी वर्तमान में, ये याद रखिएगा। जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही देखभाल करता है। और अगर लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में हमारे देश में और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है तो आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। ठीक है। ये राजद ने बिहार में बांटी सीटें। भाजपा को 17 और जदयू को 16। चाचा पारस पर भारी पड़े चिराग। हाजीपुर समेत 5 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान को 0 सब 5 मिली है, उनके चाचा को 0 मिली। कुशवाहा, जीतन राम मांझी को भी 1-1 सीट पारस राजग से बाहर हुए हैं। और देखिए, आपको बता दूं कि बिहार, ये आप देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये बिहार है। पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें तो आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में कितनी 243 सीटें हैं और जो लोकसभा है इसमें 40 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। आपसे कहा कि अब चुनावी मोड में है सब कोई। इसका गठबंधन उससे, उसका गठबंधन इससे, इस पार्टी से नेता उस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी से इस पार्टी में जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। 21 तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी दे एसबीआई, कोर्ट कह रहा है। कहा पूरी सूचना देने में चयनात्मक रवैया नहीं अपना सकता है बैंक, विशेष नंबर बताना होगा ताकि खरीदार और दलों का पता चल सके और कम से कम हमें आपको मालूम तो चल सके कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया, फिर उस पार्टी ने कितना उसके लिए काम किया। समझ रहे हैं आप लोग। और हम आप चुनते हैं नेताओं को, वोट देते हैं, तो कम से कम हमें मालूम तो होना चाहिए कि हमारे नेता किस किस से पैसा ले रहे हैं और उनके लिए कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और अब यही समझ में नहीं आता है कि पहले एसबीआई कहती हमें इतने महीने का टाइम चाहिए, अब इतने टाइम दे दिया। क्यों ये करना चाह रहा है? कुछ तो घपला होगा ना, कुछ तो परेशानी होगी ना, इसलिए एसबीआई भी मूड में अपने। आपको बताना है एसबीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 4 जून को होगा स्पष्ट कौन शक्ति का विनाश करने वाला और किसे प्राप्त है आशीर्वाद, मोदी साहब कह रहे हैं। शक्ति के विरुद्ध लड़ाई की राहुल की टिप्पणी पर किया प्रहार। बोले शक्ति स्वरूपा मां बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अब प्रधानमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। तो अब चलेगी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर खूब। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल के बुरे दिन चल रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि शराब घोटाले की बात हो रही, उसमें भी इनका नाम शामिल है।
ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली आप देखते हैं कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये आप देखते हैं कि रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को उम्र के रामपुर तिराहा कांड के एक मुकदमे में आंदोलनकारी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, लूट और लज्जा भंग दोषी पीएससी से सेवानिवृत्त होने दोनों सिपाही को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 15 मार्च को न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराया था। 2 अक्टूबर 1994 को पृथक राज्य गठन करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे, उसी समय की बात है। और हम लोग कहते हैं ना कि जिन्हें हम लोग रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल आते हैं, ये भी देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने घुसकर की एयर स्ट्राइक, 8 लोगों की मौत हुई है। अब एक और बता दूं आप लोगों को कि यहाँ संगठन है, पाकिस्तानी सेना ने प्रतिबंध संगठन टीडीपी के संदिग्ध ठिकानों पर 2 हवाई हमले किए हैं। अब आप लोग कहोगे कि भारत से सीख के किए, भारत ने भी तो पाकिस्तान पे किए थे, तो वो उसने किसी और पे कर दिए। देखिए ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये लद्दाख है हमारा पड़ोसी, तो आप देखिए लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान। जलवायु परिवर्तन, घटती नदी और बढ़ती गर्मी की बीच सिकुड़ रहा है बसंत। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर अब ऋतु चक्र पर भी पड़ने लगा है। पूरे देश में सर्दियों पहले से गर्म हो रही है, और लेकिन तापमान बढ़ने की दर में क्षेत्र और महीने के स्तर पर एक जैसी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है, और इसी कारण उत्तर भारत में बसंत ऋतु के दिनों के घटने का संकेत मिलता है। और आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है। इंसानों पर देख लीजिए, जानवरों पर देख लीजिए, आप समझ रहे हैं। हिमाचल के 6 आयोग घोषित विधायकों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आपने देखा होगा कांग्रेस के विधायक हैं 6, और इन्होंने आप देखते हैं कि व्हिप का उल्लंघन किया था, तो विधानसभा अध्यक्ष ने इनकी विधानसभा सदस्यता ही रद्द कर दी थी। हिमाचल प्रदेश के हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये कहाँ कोर्ट चले गए थे। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। और यहाँ आप देखते हैं कि कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। डिजिटल प्लेटफॉर्मों को हिदायत, प्रभावित ना हो चुनावी प्रक्रिया। गलत कंटेंट को अपलोड, प्रसारित या फिर उसे शेयर होने को से रोकने के उपाय करने के लिए कहा गया। ट्रायल में चल रहे या अविश्वसनीय एआई को भारत के यूजर्स के लिए उपलब्ध ना कराए। यूजर्स को देनी होगी सभी जानकारी। इंटरमीडिएट को या फिर अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को इस प्रकार की सभी जानकारी अपने यूजर्स को देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि गलत या भेदभाव वाले कंटेंट को डालने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। डीप फेक और एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार लगातार इंटरमीडिएट को आईटी कानून के नियमों के पालन के लिए कह रही है। आजकल आप देख रहे हैं डीप फेक एआई का इस्तेमाल, बड़ा दुरुपयोग भी किया जा रहा है। आप देखते हैं चेहरा किसी और का होता है, शरीर किसी और का लगा दिया जाता है, या फिर आप देखिए वीडियो में किसी और का चेहरा लगा दिया जाता है। आजकल बहुत सारे लीक होते हैं ना वीडियो, तो उसमें वो सच भी होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो डीप फेक के द्वारा बनाए गए हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है, उसी को रोकने के लिए। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल को जोड़ने के लिए एपीएम का होगा विकास। आप देखते हैं पॉड टैक्सी, मेट्रो, मोनोरेल या रेल के विकल्प पर हो रहा है विचार। ऑटोमेटेड पैसेंजर मूवर तंत्र को किया जाएगा इसमें विकसित, अच्छी बात है।
ये स्टार्टअप महाकुंभ में दिखी तकनीकी आधारित सशक्त भारत की तस्वीर। भारत मंडपम में आप देखिए शुरू हुआ देश का पहला 3 दिवसीय स्टार्टअप क्रम। 2000 से अधिक स्टार्टअप के प्रयोग बस सफलता की कहानियां कर रहे हैं चकित। अच्छी बात है। देखिए 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ। ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई और एक तरफ जहां कई दलों ने इस पर सवाल उठाए तो कई ने इसकी सराहना की। 1977 में पहली बार ईवीएम की कल्पना की गई और इसका प्रोटोटाइप 1979 में विकसित किया गया। अब आप देखिए क्या परेशानी क्या है ना, जो जीतता है वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता है। पहले बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी भी ईवीएम पर सवाल उठाती थी। अब आप देखते हैं वो सत्ता पक्ष में है, जो विपक्ष में है वो लोग सवाल उठाने लगे। बीजेपी ने यात्रा निकाली थी देश भर में। तो ये तो सब चट्टे भट्टे हैं एक ही थाली के। अगस्त 1980 में राजनीतिक दलों के समक्ष पहली बार प्रदर्शन के बाद आयोग ने इसके इस्तेमाल के निर्देश जारी किए। 1982 में केरल में हुए चुनाव में पहली बार उपयोग हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनौती मिलने के बाद चुनाव रद्द कर दिए थे। 1998 में चुनाव कराने के लिए इसके उपयोग पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में उपयोग किया गया। 2004 में लोकसभा चुनाव में पहली बार देश के सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया। ये आंकड़े जरूर याद रखा करिएगा। अब आपसे पूछ लेगा पहली बार ईवीएम कहाँ लागू हुई, पहली बार लोकसभा में कब उपयोग की गई, तो इस तरह आपको मालूम होना चाहिए। पीएम मोदी को वोट देने के 101 कारण कॉमिक्स जारी हुए। प्रकाशित पुस्तक में ज्यादातर कहानियां मोदी सरकार की योजनाओं पर आधारित है। कॉमिक्स में मोदी की नीतियों से आम लोगों के जीवन में आए बदलाव का जिक्र किया गया है। चलिए बाकी चल रहा है, आप देखेंगे। तेलंगाना की राज्यपाल तमिल साई सुंदरराजन का इस्तीफा। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी छोड़ा इन्होंने। भाजपा के टिकट पर तमिलनाडु से लड़ सकती है चुनाव, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब आप देखिए ये आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना। ये हैदराबाद से अलग करके बनाया गया था। किससे? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब? 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। यहाँ की आप देखते हैं कि विधानसभा में आप देखते हैं कि कितनी सीटें, 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए ये भी याद रखें। देखिए राज्यपाल पद की अगर हम लोग बात करें ना, वैसे आप लोग संविधान में पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 153 को आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़ पाए? और पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए एक बार फिर से मैं कहता हूं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, वह आयु कम से कम 35 वर्ष की हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण न करता हो। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की शक्ति भी मिली हुई है। और अनुच्छेद 163 के तहत कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है या फिर अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है।
अनुच्छेद 213 ये राज्यपाल को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को विख्यापित कर सकता है, ये भी आप देखेंगे। तो उसी की बात हो रही है। चलिए, सब आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा नेताओं का। मुसलमान बोले सीए के नाम पर बरगलाए गए थे, अब समझ आया कानून। सीए के तहत 3 से 5 लाख आवेदकों का हिस्सा करेगा पंजीकरण, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। मेन परेशानी है असम ही की ओर, आप देखेंगे कहते हैं कि असम में एनआरसी हुआ था ना, उसमें कहते हैं कि 19 से 20 लाख लोग आप देखते हैं कि बाहरी बताए जाते हैं। समझ रहे हैं? देखिए 2019 का जो सीए है, नागरिकता संशोधन कानून है, ये आप देखते हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी जो पाकिस्तान से या आप देखते हैं कि अफगानिस्तान से या आप देखिए बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन्हें नागरिकता देने की बात करता है। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। अब सरकार कह रही है कि भैया ये सभी देश मुस्लिम बहुदेश है, बहुसंख्यक के रूप में इन्हें क्या परेशानी हो सकती है। और एन क्या सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता है, ये तो नागरिकता देता है। और जो इन लोगों की दूसरे लोग हैं उनकी चिंता क्या है कि अगर एनआरसी हुआ तो आप देखते हैं कि एनआरसी क्या है, जो हमारे हम लोग भारतीय हैं इनका एक लेखा जोखा है, एक तरह से रजिस्टर कह लीजिए आप लोग। जो आप देखते हैं बाहरी लोग होंगे जो गैर कानूनी तरीके से आए होंगे उनके नाम सामने आएंगे। अब उनमें आप देखते हैं हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख, ईसाई सभी धर्म के होंगे। तो जो बाकी सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, पारसी हों, हिंदू हों, बौद्ध, जैन, बुद्ध जो भी हो, उन्हें तो सीए 2019 के तहत नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम रह जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के विरोध में है, ऐसा है वैसा है, तो उसको लेकर विरोध हो रहा है। और सरकार एक भी और तर्क देती है कि भैया मुस्लिम जो रह जाएंगे, हम बाहरी देशों के लोगों को क्यों लूं अपने देश में। ये हमारा भी तो अधिकार है कि हम अपने यहाँ कानून बना सके। और केंद्र का काम है ये कानून बनाना, संघ सरकार का है, तो राज्य इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और जो राज्य विरोध भी कर रहे हैं ना, वहाँ आप देखिए उन्हें उनका वो संख्या जो है वो वोट बैंक उनका काम करता है, वोट देती है, इसलिए उनके हक में ये लोग बोलते हैं। पॉन मोडी को मंत्री नियुक्त करने के से राज्यपाल का इनकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने की मांग। राज्यपाल ने कहा पॉन मोडी को मंत्री बनाना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। राज्यपालों का दुरुपयोग ऐसे ही तो होता है। अब आप देखिए, कभी आपने उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई तब से आपने सुना है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तनातनी चलती है? नहीं सुना होगा आपने। और बाकी आप देखिए केरल आप लोग चले जाइए, अब कर्नाटक चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या फिर आप लोग पश्चिम बंगाल चले जाइए, यहाँ आप देखते पंजाब चले जाइए, दिल्ली में आ जाइए, यहाँ आप देखते हैं कि हमेशा टकराव बना रहता है। क्योंकि राज्यपाल किसका, किसी और का है, और वहाँ सरकार किसी और की है, इसलिए होता है इस तरह का। ये अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिए मिशेल की जमानत खारिज हुई है। ये आप देखिए वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़े 3600 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपित क्रिश्चियन ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और उसे आप देखते हैं 2018 में उसे गिरफ्तार किया गया था। और आप देखिए अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के प्रावधानों में से एक जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, इसके तहत याचिका कैसे दायर की जा सकती है, ये भी कहा जा रहा है।
ये बचपन की नग्न तस्वीर को लेकर ईमेल अकाउंट ब्लॉक, गूगल को नोटिस, हाई कोर्ट ने गूगल केंद्र और राज्य सरकार से 26 मार्च तक मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने कहा कि अकाउंट ब्लॉक होने से व्यवसाय का हुआ है नुकसान। ये गुजरात हाई कोर्ट एक अनोखे मामले को गूगल को नोटिस जारी किया है उसने। ये मादक चीता गामनी ने 5 नहीं 6 शावकों को दिया था जन्म। एक कूनों में जन्मी ना शावक। और आप देखते हैं नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे ना ये, तो उन्हीं की बातें हो रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है भाई, अच्छी बात है। इस संचार तकनीकों के विकास के लिए सेना ने बनाई नई यूनिट STEAG। डिजिटल क्षेत्र में सेना की क्षमताओं में करेगी बढ़ोतरी ये। वायुसेना ने आंध्र प्रदेश में किया आपातकालीन लैंडिंग अभ्यास। चलिए अच्छी बात है। क्षेत्रीय सुरक्षा में रणनीतिक साझेदारियां जरूरी है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के साहस को सराहा। ऑस्टिन ने भारतीय रक्षा मंत्री से फोन पर की बातचीत, क्षेत्रीय सुरक्षा रक्षा सहयोग पर चर्चा की है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपहृत जहाज के 17 सदस्यों को सुरक्षित रिहा कराया था ना, तो उन्हीं की बातें हो रही है। दूध या पानी में कितना जहर बताएगी ये 10 रुपए की चिप। हर कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में तैयार हुई विशेष जांच किट और निजी कंपनी की मदद से जांच किट को बाजार में उतारने की तैयारी हो रही है। अच्छी बात है, इस तरह की प्रयोग होते रहे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पावर को झटका 50,000 का जुर्माना लगाया। JBBNLCLPS के रूप में आप देखते हैं कि 1300 करोड़ रुपए मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी। याचिका में राजस्थान सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से विलंब भुगतान का अधिभार के रूप में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की मांग की थी। अदालत ने LPS के लिए विविध आवेदन दाखिल करने के उचित नहीं ठहराते हुए कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया इसमें। अब आप देखिए संपादकीय पार्ट है आपका, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलती है, तो जरूर पढ़ा करिएगा। चीन की दबंगई का मुकाबला, ये आप देखिए चीन है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। चाइना और लद्दाख को अपना हिस्सा बताता रहता है। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर से एक उकसावे वाला बयान दिया। उसने उसने आप देखते हैं कि उसके रवैये से साफ है कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। चीन ने तिब्बत पर अपने कब्जे का इस्तेमाल करते हुए जब एक अक्साई चीन को हड़पने का काम किया, तब प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कड़ी प्रतिक्रिया वाला पत्र चीन सरकार को भेजने का निर्देश दिया। हालांकि कुछ घंटे के बाद ही यह कहते हुए पत्र को रुकवा दिया कि चीन से रिश्ते खराब करने के बजाय या खुद इस सवाल को चीनी प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे। लेकिन कभी यह मुद्दा उठाया नहीं है। जब इस भारतीय इलाके में बनी 1200 किलोमीटर लंबी सड़क G219 के उद्घाटन समारोह के लिए चीन सरकार ने पेकिंग, आज का बीजिंग में भारतीय राजदूत को भी न्योता भेजा, तब भी नेहरू सरकार को मूल आपत्ति बस इस सवाल पर थी कि चीन सरकार के मजदूर भारत से वीजा के लिए बिना वहां कैसे गए। अक्साई चीन का क्षेत्रफल पूरे भूटान देश जितना है और इस पर अपने कब्जे और इसी काराकोरम हाईवे के रास्ते पाकिस्तान से जोड़कर अब चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र के लिए स्थायी रूप से गंभीर खतरा पैदा किया हुआ है। और आप देखेंगे कि चीन की हेकड़ी और दादागिरी घटने की वजह लगातार बढ़ती जा रही है। चीन ने तिब्बत पर जबरन किए गए कब्जे को समय के साथ न केवल बहुत मजबूत कर लिया, बल्कि तिब्बत को अपनी नई सैन्य छावनी की तरह इस्तेमाल करते हुए वह आए दिन भारत, नेपाल और भूटान के इलाकों पर दावी करता रहता है। तिब्बत
को आधार बनाकर चीन ने न केवल 1962 में भारत का पर एक तरफा हमला बोलकर हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, बल्कि तिब्बत की नदियों पर दर्जनों बांध बनाकर वह भारत आने वाले पानी को रोकने और उसका हथियार की तरह इस्तेमाल करने का अभियान भी चला रहा है। 2002-2005 में कम से कम 3 मौकों पर चीन तिब्बत की नदियों को पानी को रोककर फिर से उसे अचानक छोड़कर भारत के हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वाटर बम की तरह इस्तेमाल कर चुका है। चीन के भारत विरोध की इस कड़ी में ताजा अध्याय बना है अरुणाचल प्रदेश। चीन ने 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सैला सुरंग मार्ग की उद्घाटन करने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का इलाका है और इसमें ना तो भारत के प्रधानमंत्री को जाने का अधिकार है और ना ही वहाँ किसी तरह की सड़क सुरंग या फिर कोई और निर्माण करने का अधिकार है। और चीन के इस दावे का सबसे हास्यास्पद पक्ष यह है कि वह तिब्बत पर अपने गैर कानूनी और औपनिवेशिक कब्जे पर शर्मिंदा होने के बजाय अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताते हुए उसे तिब्बत का और अंततः चीन का हिस्सा मानता है। पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अरुणाचल प्रदेश सीमा के प्रथम गांव किवितु में बाई व्रेंट विलेज के अभियान की शुरुआत के लिए गए, तब भी बीजिंग सरकार ने हंगामा किया था। और इससे पहले अक्टूबर 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कई मौकों पर दलाई लामा और विदेश राज्य मंत्री राजदूत की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के दौरान भी चीन अनाप शनाप बयान देता रहा है। और ऐसे भी कई मौके आए जब चीन में खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले अरुणाचल और जम्मू कश्मीर से कि भारतीय खिलाड़ियों को उसने सामान वीजा देने के स्थान पर उन्हें नत्थी वीजा जारी किया, क्योंकि वह इन दोनों राज्यों को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। और देखिए ये तिब्बत जो आप लोग देखते हैं ना, ये पहले आजाद हुआ करता था, बाद में आप देखिए चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया। भारत को उकसाने के लिए आप देखते हैं कि चीन सरकार 7 साल में कम से कम 3 बार अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों और कस्बों को के चीनी नामों की घोषणा कर चुकी है। और यहां तक आप देखेंगे कि उसने अपने अरुणाचल प्रदेश को एक चीनी नाम जांगनाना भी दे दिया है। उसकी चीनी भाषा में अर्थ है कि दक्षिणी तिब्बत। तिब्बत पर चीन के उपनिवेशिक कब्जे और वहां की जनता के मानवाधिकारों के सवाल पर दुनिया भर में चीन की किरकिरी का असर कम करने के लिए अब वहां की सरकार तिब्बत के बजाय उसके चीनी नाम सीजांग को प्रचारित करने में लगी हुई है। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई क्षेत्र तथा कई अन्य क्षेत्रों पर अपना दावा करना जताने के लिए चीन सरकार ने अगस्त 2023 में नया नक्शा भी जारी किया था, जिसे वह चीन का मानक नक्शा बताती है। चीन की ऐसी प्रत्येक हरकत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय हर बार उसी चिरपरिचित बयान को दोहराता है कि अरुणाचल प्रदेश से भारत का अभिन्न अंग था और है और रहेगा। चीन के वित्तों के दावों में इस जमीनी हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत में ही है। विदेश मंत्रालय के बयान देखने में भले ही तर्क संगत लगे, लेकिन यह मोदी सरकार की छवि के अनुसार कम और नेहरू युग के जुबानी जमा खर्च जैसे ज्यादा लगता है। भारत की जनता अब यह उम्मीद करने लगी है कि चीनी दादागिरी की प्रभाव भी काट के लिए नेहरू युग जैसी जुबानी जंग के बजाय मोदी की शैली में कुछ ठोस करना होगा। और जिस तरह से आप देखिए चीन की नीति युद्ध को अपनी सीमा में लड़ने के बजाय दुश्मनों के घर के भीतर ले जाकर लड़ने की है, वैसे ही नीति अब मोदी सरकार को भी अपनानी होगी। और उसे इस सच्चाई को ध्यान में रखना होगा कि भारत, नेपाल और भूटान के खिलाफ चीन की असली ताकत उसकी तिब्बत में गैर कानूनी मौजूद है और मौजूदगी है। इसलिए जब तक चीन का तिब्बत पर कब्जा बना रहेगा, तब तक दक्षिण एशिया पर उसकी दादागिरी इसी प्रकार से चलती रहेगी। और इसलिए चीन की इस दुखती रख पर प्रहार करके ही उसके अक्खड़पन पर काबू पाया जा सकता है। और ऐसे में आप देखिए अरुणाचल प्रदेश पर दक्षिणी तिब्बत नामकरण के चीनी दावों का सही जवाब यही होगा कि तिब्बत पर उसके गैर कानूनी कब्जे को चुनौती दी जाए। दुनिया में अमेरिका और आप देखिए यूरोपीय संघ समेत कई शक्तियां भारत की नीतियों में इस बदलाव का वर्षों से इंतजार कर रही है। चीन के खिलाफ तिब्बत एक ब्रह्म शास्त्र जैसा है, जिसे अब तक भारत ने भुलाए रखा है। लेखक सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। विजय क्रांति के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अब आप देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, क्या है ये है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी ईटानगर देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए चाइना, भूटान और म्यांमार 3 देशों से लगती है। पेमा खांडू यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। अब विधानसभा में आप देखेंगे कि यहाँ आप लोगों को 60 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 1 है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। 20 फरवरी 1987 में से राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। देश को नई दिशा देने वाला चुनाव।
और इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पुनर्जागरण के आह्वान पर एक जनमत संग्रह के तौर पर देखे जाएंगे। आजादी के अमृत काल में हो रहे आम चुनाव देश के उभरते मध्य वर्ग के एक उत्सव सरीखे भी है, जिसे इन दिनों मेडल ऑफ डायमंड इंडिया कहा जा रहा है। और यह 80 करोड़ से अधिक मजबूत वर्ग ना तो बहुत अमीर है और ना ही बहुत गरीब है। यह वर्ग अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत के मिशन में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इस तरह यह चुनाव अनूठा है क्योंकि यह मतदाताओं को अगले 25 साल के प्रयास का समर्थन करने की चुनौती देता है, और जिसके परिणाम देखने के लिए कई लोगों तो शायद जीवित भी ना रहे। विकसित भारत सभी आवश्यक अवश्य देखना चाहते हैं। यह एक असाधारण प्रगति का आह्वान है जो ऐसे भारत का निर्माण करेगा जो अपने मूल्यों, संस्कृति और 140 करोड़ लोगों की गणतंत्रात्मक ऊर्जा से संचालित होगा। यह ऐसे विकास की भी चर्चा करता है जो देश की विशाल मानव के साथ साथ आपदी की हमारी संस्कृति और प्रगति के साथ मेल खाता है। इसमें नागरिकों, सरकारों और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास के माध्यम से एक विकसित भारत बनाने का क्षमता है, और जिसे प्रधानमंत्री जन भागीदारी कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकार बढ़ाना विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। लेकिन इस वृद्धि को आकार देने की प्रक्रिया में लाखों लोगों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। यह हमारे गणतंत्र को फिर से परिभाषित करते हुए लाखों नागरिकों के जीवन का संचालन करेगा। और विकसित भारत के लक्ष्य को राष्ट्रीय मिशन बनाना कठिन है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में 3 ऐसे परीक्षण किए जिनकी परिणति देखकर इसकी सफलता की आस जगती है। और उनके पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन का परीक्षण किया गया, जो केवल कुछ टेक्नोक्रेट पर नहीं बल्कि देश भर के विभिन्न वर्गों के शामिल करने का आधारित है। दूसरा हालिया प्रयास जो अभी भी चल रहा है वह है जल जीवन मिशन। इसका असर उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में देखता हूं। आज़ादी के 77 साल के इंतजार के बाद आज मेरे गांवों के सामान्य घरों को पीने योग्य पानी मिल रहा है। और तीसरा सांस्कृतिक परीक्षण अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का वादा पूरा करना है, और इसमें कई छुपी कहानियां, गौरव, संभावनाओं को उभार दिया है। श्री राम की कहानी की तरह देश भर में और भी छुपी कहानियां सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत को विकास के साथ जाना होगा। अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने का लक्ष्य इसका प्रमुख संकेत है। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा समर्थक मध्य वर्ग, जाति वर्ग और पंथ से परे एक स्थिर सरकार बनाने के लिए इस बड़े वर्ग को वोट मायने रखता है। लेकिन नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से अमृतकाल के वादे को पूरा करना और भी अधिक आवश्यक है। और विकासशील भारत को केवल भौतिक सुख से नहीं मापा जा सकता है। यह एक अमेरिकी सभ्यता की महज नकल करना होगा। अमृतकाल नागरिकों को पंच प्रण के माध्यम से जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की बात भी करता है, इसलिए जिसके लिए नागरिक शपथ भी ले रहे हैं। मोदी का प्रभाव केवल एक बड़े वर्ग में ही नहीं है, बल्कि वह उस जन समूह को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए वह आप देखते हैं कि एक अलग विकासात्मक मॉडल तैयार करते दिख रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से अमेरिका से आप देखते हैं या राज्य केंद्र चीन द्वारा चुने गए रास्ते से अलग मार्ग है। कई संकटों से जूझ रही दुनिया में मेडल ऑफ डायमंड इंडिया अन्य उभरते देशों को अपना केंद्र खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। पिछले साल G20 की सफल अध्यक्षता ने इस नेतृत्व का संकेत तब दिया जब प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा। विरासत को साथ लेकर दीर्घकालिक विकास का मार्ग 1857 में शुरू हो गया था, जब हमारे नेताओं ने भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इसका आरंभ मंगल पांडे द्वारा चलाई गई गोली और झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की तलवारों की चमक से हुआ था। साहस के इस प्रदर्शन और उनके बलिदान ने स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के लिए 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। यह सच है कि व्यक्तिगत स्वराज मिलने में देरी हुई, क्योंकि समाजवाद ने एक गतिहीन राज्य का निर्माण किया। वंशवादी राजनीति ने सामान्य प्रतिभा के वास्तविक उत्थान को रोक दिया। तब हमारी शासन की प्रवृत्ति दूसरों पर निर्भर रहने की थी। अब आत्मनिर्भरता लाखों लोगों को ऊर्जावान बना सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानव दर्शन से आप देखिए प्रेरित होकर भाजपा ने आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रयास किया है, जो अब मध्यम वर्गीय भारत को स्वयं की ऊर्जा से आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दे रहा है। पीएम मोदी ने 10 साल देश में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सरकार को तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया है, और जिसमें आप देखिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करना और नागरिक केंद्रित होना महत्वपूर्ण था। अब देश एक नई छलांग के लिए तैयार है। अब यह न केवल जीडीपी में वृद्धि करेगा, बल्कि हमारी संस्कृति और पर्यावरण के अनुरूप लोगों
की मानवीय क्षमता का भी विकास करेगा। स्तंभकार मिडिल डायमंड ऑफ इंडिया, नेशनल रेनेसा थ्रो पार्टिसिपेशन एंड इंटरप्राइजेज के लेखक हैं, इनका नाम है शशांक मणि। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। घर परिवार, हंसते खेलते या एवं सुखी घर परिवार में धरती का स्वर्ग देखने को मिलता है और दुखी परिवार में नरक। पारिवारिक जीवन ऐसा होता है कि उससे आप देखते हैं कि स्वर्ग के समान आनंद लेने देने वाली परिस्थितियों में परिवर्तित किया जा सकता है और नरक के समान कष्ट देने वाली परिस्थितियों में भी ढाला जा सकता है। घर के सदस्य अपनी आपसी व्यवहार से चाहे तो घर में प्यार खुशियाँ अपने अपनत्व की गंगा बहा सकते हैं, चाहे तो ईर्ष्या द्वेष नफरत का गंदा नाला भी बहा सकते हैं। परिवार अपने सदस्यों को बांध कर रखता है। परिवार में अच्छे संस्कार उसके सदस्यों को सही राह पर ले जाते हैं, उन्हें आदर्शवादी बनाते हैं। संस्कार परिवार के निश्चित अनुशासन नियम होते हैं जो उसके सदस्यों को बहकने भटकने नहीं देते हैं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। परिवार की स्वस्थ परंपराएं और रीति रिवाज सदस्यों की सुविधा का ध्यान रखते हैं, उनका संवर्धन करते हैं। वही यदि कोई परिवार नियमों एवं अनुशासन को नहीं माने बल्कि उन्हें बंधन कहता हो, अच्छे संस्कारों को ढोंग कहता हो, परिवार के सदस्य अपनेपन का व्यवहार नहीं करते हो, अपना दायित्व तो नहीं निभाए बल्कि दूसरों के अधिकारों को छीनने की बात करते हो, तो ऐसे घर परिवारों में नरक का वास हो जाता है। और जिस घर में आप देखिए नित्य लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, दूसरों को कष्ट पीड़ा दुख देने में अच्छा लगता है, वहाँ सुख का निवास हो ही नहीं सकता है। ऐसे परिवार में किसी को एक पल की भी शांति नहीं मिलती। हंसी खुशी भरा परिवार कुछ अलग होता है और ऐसे में आप देखिए घर में सभी एक दूसरे का सम्मान एवं प्यार करते हैं। दुख के समय सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। कहीं किसी को यह प्रतीत नहीं होता है कि वह अकेला है, बल्कि उसे यह लगता है कि उसके परिवार के लोग उसके साथ हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। देखिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, रिश्तों को अहमियत दीजिए भाई। रिश्तों से कटकर आप दुनिया में कुछ नहीं पा सकते हैं। आप पर कोई भरोसा कर रहा है, ईमानदारी से आप भी उसे के भरोसे को बनाए रखिए। ठीक है, इंसानियत है, मानवता है, विनम्रता रखिए। देखिए राहुल गांधी की कमजोरी, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वह अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं सीखते। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करने के लिए कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम उससे ही लड़ रहे हैं। और इसमें संदेह नहीं है कि वह नरेंद्र मोदी से पूरी आक्रामकता के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन समझना कठिन है कि सत्ता की शक्ति का मुकाबला करने के लिए उन्हें यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। आखिर उन्हें हिंदू धर्म का उल्लेख करने की क्या जरूरत थी? यदि वह शिव भक्त हैं और यह दावा करते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म के शास्त्रों का अध्ययन किया, तो फिर उन्हें इतनी साधारण सी बात तो पता होनी चाहिए कि हिंदू धर्म में शक्ति की क्या मान्यता और महत्व है, और उन्हें सत्ता की शक्ति और हिंदू धर्म की शक्ति में अंतर तो आना ही चाहिए। और इस पर आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के अनावश्यक वक्तव्य को लेकर उन पर निशाना बनाया। अब एक इसको चुनावी मुद्दा बना देंगे, तो यही तो राहुल गांधी की बेचोटी थोड़ी मार खा जाते हैं ना। और आप देखते हैं कि निशाना सही निशाने पर लगा है। यह इससे प्रमाणित होता है कि अब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता स्पष्टीकरण देने के साथ यह समझाने में लगे हैं कि शक्ति के इतने प्रकार होते हैं, उनके कहने का यह मतलब नहीं था, वह मतलब नहीं था, समझ रहे। और इससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई में हिंदू धर्म की शक्ति का उल्लेख करने का कहीं कोई उचित नहीं बनता है। यदि उन्हें यह उचित पूर्ण लगता है तो क्या वह अन्य पंथों के रूपक का इसी तरह इस्तेमाल करते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने का साहस दिखाएंगे? यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के को पर निशाना साधने के लिए अर्थ का अनर्थ करने वाला बयान देकर कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया। राहुल गांधी को यह अच्छे से पता होगा कि जब उन्होंने चौकीदार चोर है का जुमला उछाला था तो भाजपा ने किस तरह उसका उपयोग अपने पक्ष में कर लिया था। इसी तरह उन्हें यह भी स्मरण होना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनका खून की दलाली वाला बयान किस तरह कांग्रेस पर भारी पड़ा था। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति वाला बयान अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर दिया। ऐसा करके उन्होंने यही मौका उपलब्ध कराया कि इस यात्रा के स्थान पर उनके इस बयान की चर्चा हो। यह तो दिखा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी उनके सरकार को लेकर दिन प्रतिदिन मुखर होते जा रहे हैं, लेकिन वह अपने शब्दों के चयन को लेकर गंभीर नहीं दिखते। यही कारण है कि वह ऐसा कोई विमर्श नहीं खड़ा कर पा रहे हैं जिससे देश की जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। और बीजेपी मुद्दों को भुनाने में नंबर 1 पे है। अब देखिए अब इस मुद्दे को वहाँ भी कर देंगे। चुनाव का समय है तो बदल जाएगा चुनाव का मूड। पर्यटकों का आगमन, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है
और लाखों की संख्या में लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। सर्दियों में आप देखते हैं कि पर्यटन कारोबार कि मंदी के बाद मौसम में बदलाव आने के बाद अब सप्ताहांत में पर्यटकों का प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आगमन सुखद है। और इसे पर्यटन कारोबारियों में भी उत्साह का संचार हुआ है। रविवार को पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात शिमला के होटलों में आयु ऑक्यूपेंसी 50% पहुंच गई। मनाली में आप देखिए 60% तक होटलों में कमरे भरे थे। रविवार को ही कुल्लू जिले में करीब 2000 पर्यटन वाहन पहुंचे। कांगड़ा जिले के मैक मैकलोडगंज एवं चंबा जिले के डलहौजी में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रदेश भर में इन दिनों मेलों का क्रम शुरू होने से धार्मिक पर्यटन को भी संबल मिला है। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव संपन्न हो गया है, जबकि ऊना जिले में मैडी में होला मोहल्ला मेला और देवट सिद्ध में बाबा अब देखे कि बालकनाथ मंदिर चैत्र मेला हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यही पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों में चित्त मेले भी होने वाले हैं। पर्यटन आप देखते हैं कि व्यवसाय कमाऊ पूत बन सके, इसके लिए व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने की दिशा में भी प्रयास करने होंगे। सड़कों की दशा भी ठीक करनी होगी। पर्यटकों से मनमाने दाम वसूलने से भी बचना होगा। फर्जी टूरिस्ट गाइड्स पर अंकुश लगाना होगा। यातायात बाधित होने की सूरत ना आए, इसके लिए भी कदम उठाने होंगे। यह समय की मांग है। और पर्यटक प्रदेश के लिए कितने महत्वपूर्ण यह किसी से छिपा नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को चाहिए कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं देने के साथ बेहतर व्यवस्था करें, ताकि पर्यटक वहाँ बार बार आना चाहें। चुनावी चर्चा का हिस्सा बने पर्यावरण। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए, कहते हैं कि वह पूरा मुद्दा चुनावी मुद्दा था पर्यावरण को लेकर। हमारे देश में क्या होता है, धर्म की होती है, जाति की बात होती है, मंदिर की बात होती है, मस्जिद की बात होती है, तो इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। अब हमारे देश में ना तो शिक्षा की बात होती, ना स्वास्थ्य की बात होती, ना रोजगार की बात होती है। और आप देखिए कि चुनावी मुद्दे अगर वो बने तो उन पर वोट पड़े, तो आप देखते हैं हर पार्टी को मजबूरन आप देखते हैं कि शिक्षा की बात करनी होगी हमारे देश में। लेकिन हम लोग वोट किस मुद्दे पर देते हैं अधिकतर लोग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। इसीलिए आप देखते हैं नेता उन्हीं को भुनाते हैं। उसमें हमारी भी गलती है, नेताओं की क्या गलती। नेता तो वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पिछले कुछ दशकों से वाहन चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बन रहे हैं। चुनाव अभियानों की बढ़ती लागत में इन वाहनों का प्रमुख योगदान रहा है वाहनों का। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए हजारों वाहनों का उपयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में एसयूवी कारें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन बन गई है। यदि एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से में औसतन 30 दिनों के लिए चुनाव संबंधी कार्यों के लिए 1000 वाहनों का उपयोग किया जाता है, तो जिसमें एक वाहन प्रतिदिन लगभग 50 लीटर जीवाश्म ईंधन की खपत करता है, तो पूरे भारत में कुल चुनाव अभियान में लगभग 244 मिलियन लीटर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होगा। अगर डीजल का उपयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि देश में कुल मिलाकर अगले कुछ हफ्तों में लगभग 660 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होगी। और 1 लीटर डीजल लगभग 2.7 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ता है। इसके अलावा प्लास्टिक और क्लेक्स बैनरों का बड़े पैमाने पर उपयोग इस समस्या को और भी जटिल बना देता है। प्रतिबंधों के बावजूद ये सामग्रियां खूब इस्तेमाल हो रही हैं और निर्माण से लेकर निपटान तक पर्याप्त मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। यदि ऐसे बैनरों के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन किया जाए तो यह भी एक चिंताजनक आंकड़ा दिखाएगा। हम निश्चित रूप से भारत में चुनाव अभियान के लिए एक बेहतर, अधिक जलवायु अनुकूल तरीका खोजने की आवश्यकता है। पर्यावरण अनुकूल चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग को पहल करनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध, नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार के बड़े बेड़े में 3 से 4 अधिक कारें शामिल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा निर्वाचन आयोग को उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के कुल कार्बन फुटप्रिंट को मापने के लिए एक नियम बनाना चाहिए। वित्तीय उम्मीदवार अनुमत कुल व्यय पर निर्धारित सिद्धांतों के रूप इसकी समय समय पर उपयुक्त समीक्षा भी की जानी चाहिए। यदि यह डाटा सार्वजनिक किया जाता है तो यह उम्मीदवारों को हरित उपाय अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है। इस तरह के प्रयास से नागरिकों को भी संबंधित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के कुल कार्बन फुटप्रिंट को जानने का अवसर मिलेगा। पर्यावरण चेतना को चुनावी चर्चा की हिस्सा बनाने से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि इससे शासन के स्तर पर भी एक जिम्मेदारी की आप देखते हैं कि भावना कायम होगी। हालांकि यह काम कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अच्छा कॉल, इन्हीं का उपयोग कर सकते हैं आप लोग आंसर राइटिंग में। जब आप लोग जलवायु परिवर्तन पर, पर्यावरण पर आप लोग कुछ लिख रहे हो तो आपको सीखना होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस किया करिएगा। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और एजुकेशन सर्कल जो प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, उस पर इसकी PDF डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिएगा। रक्षा क्षेत्र में चुनौती प्रस्तुत करता चीन, अब इसे भी देख लीजिए। अच्छा कॉलम है। अब इस तरह के कॉलम आर्टिकल कैसे छोड़ सकते हैं। आप लोग कहते हैं क्लास बड़ी हो रही है, मैं कहता हूँ देखिए यार, टाइमिंग
पढ़ाई लिखाई में मत देखा करिएगा, अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है तो याद रखिएगा। वर्ष 2024 के लिए चीन ने 7.2% की वृद्धि के साथ अगला रक्षा बजट 232 अरब डॉलर कर दिया है, और चीनी रक्षा बजट की यह वृद्धि बीते 5 वर्षों में सबसे ज्यादा है। चीन का रक्षा बजट ऐसे समय बढ़ाया गया है जब उसकी अर्थव्यवस्था काफी बुरे दौर से गुजर रही है। चीन इससे पहले भी आर्थिक संकट से घिरा हुआ था, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक परेशानी वाले काल से गुजर रहे हैं। पिछले साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर 5.2% थी, जबकि इस साल इसके 4.6% रहने की उम्मीद है। चीन की तेज आर्थिक ग्रोथ में एक लंबे समय तक वहाँ की प्रॉपर्टी सेक्टर की विशेष भूमिका रही, लेकिन इधर काफ़ी समय से प्रॉपर्टी सेक्टर कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई हैं और सरकार इनको उबारने के मूड में नहीं है। पहले आर्थिक ग्रोथ कम होने पर चीनी सरकार निर्यात बढ़ाती थी और सरकारी मदद दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। फिलहाल चीन आप देखते हैं कि सरकार ने इस साल के लिए 5% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है, जो उसके मानक के हिसाब से कम है। दूसरी तरफ साल 2024 के लिए चीन के रक्षा बजट पिछले कई वर्षों से सबसे अधिक है। ऐसे में चीन के द्वारा दी गई रक्षा बजट की वृद्धि उसके सैन्य इरादों को स्पष्ट करती है। और चीन ने अपने वित्त मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया कि वह दुनिया में अमेरिका के बाद रक्षा बजट का सबसे अधिक खर्च करने वाला दूसरा देश है। चीन का विधायिका की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में 5 मार्च को आपराधिक रक्षा बजट के आंकड़े की घोषणा की गई। अनेक विदेशी विशेषज्ञों का मानना है कि यह धनराशि सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए खर्च का केवल एक अंश है। 232 अरब डॉलर का चीनी रक्षा बजट भारतीय रुपये में 19.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। चीन की तुलना में भारत का 2024-25 के लिए घोषित रक्षा बजट 6,21,541 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से देखा जाए तो चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से 3 गुना से भी ज़्यादा है। ये आंकड़े देखा करिएगा। बीते वर्षों की तरफ ध्यान दें तो वर्ष 2023 में चीन ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ाया था, और इससे चीन का रक्षा बजट 225 अरब डॉलर तक आप देखते हैं कि हो गया था। और आप देखेंगे कि वर्ष 2022 में चीन ने अपना रक्षा बजट 7.1% बढ़ाया। वर्ष 2020 में चीन का रक्षा बजट 6.6% बढ़ाया गया था, जबकि वर्ष 2021 में 6.8% की वृद्धि की गई थी। और चीन अपने रक्षा बजट में पिछले 9 वर्षों से निरंतर वृद्धि कर रहा है, और उसकी योजना यह है कि वह अपनी सेना को विश्व की नंबर 1 सेना बना दे। इसलिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में रक्षा बजट में भारी वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2013 में चीन का रक्षा बजट 8.45 लाख करोड़ डॉलर था, जो अब बढ़कर 19.61 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। वस्तुतः शी जिनपिंग ने अपनी सेना को वर्ष 2027 तक विश्व स्तरीय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया, और उनका यह भी इरादा है कि चीनी सेना को वर्ष 2035 तक पूरी तरह से अत्याधुनिक बना दिया जाए, और इसी वजह से चीन अपना रक्षा बजट निरंतर बढ़ा रहा है। और शी जिनपिंग अपनी चीनी सेना को इतनी आधुनिक बनाना चाहता है कि उनकी सेना संसार के किसी छोर पर या किसी भी देश के खिलाफ युद्ध में विजय हासिल कर सके। राष्ट्रपति शी जिनपिंग यह नहीं चाहते कि उनके सैनिकों को युद्ध लड़ने में अधिक मेहनत करनी पड़े, इसलिए चीन अत्याधुनिक हथियार, मजबूत थिएटर कमांड, स्टील तकनीक व लड़ाकू विमान के क्षेत्र में अधिक पैसा लगा रहा है। इससे इनके विकास के बाद युद्ध में विजय दिलाने का काम लड़ाकू जेट विमान, ऑटोनॉमस हथियार, अत्याधुनिक मिसाइलें कर देगी। हाल के वर्षों में चीन ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कई बड़े सैन्य सुधार भी किए। इन सुधारों के तहत उसने दूसरे देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए नौसेना और वायुसेना को प्राथमिकता देते हुए उनका विस्तार किया है। चीन का ध्यान स्टील लड़ाकू विमान वाहक पोत, सैटेलाइट रोधी मिसाइल समेत नई सैन्य क्षमताएं विकसित करने पर है। चीन अपना दबदबा बढ़ाने के लिए नौसेना की पहुंच को समुद्री क्षेत्रों में फैला रहा है। इस साल के रक्षा बजट का मुख्य जोर नौसेना के विकास पर रहेगा, क्योंकि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर उसके दावे तथा समुद्री आवागमन के लिहाज से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। इस तरह यह स्पष्ट है कि चीन सैन्य क्षेत्र में विश्व के शक्तिशाली देशों की तुलना में सबसे ऊपर रहना चाहता है। ये आप देखें, दक्षिण चीन सागर यहाँ देखने को मिलेगा। ये चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है, समझ रहे? ये है चीन अपनी इसी रक्षा नीति पर चलते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ताकत बन रहा है। विगत 2-3 वर्षों में चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत पनडुब्बियां शामिल की गई, उतने शायद अमेरिका की नौसेना में ना हो।
और इतने हथियारों की वृद्धि के बाद भी उसने भूख कम नहीं हो रही है। विदित हो कि कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी नौसेना को संसार की सबसे बड़ी नौसेना ताकत बनाने का जो संकल्प लिया था उसे चीन पूरा करने में लगा हुआ है। चीन की रक्षा ताकत बढ़ाने वाली यह नीति आने वाले समय में विश्व को नई युद्ध में धकेलने में देर नहीं लगाएगी। और इन योजनाओं के पीछे कारण यही है कि चीन का अमेरिका, ताइवान, जापान, भारत के साथ जारी तनाव हिंद महासागर व दक्षिण चीन सागर में मिलने वाली चुनौतियों से निपटने में उनका सैन्य पक्ष कमजोर ना पड़े। ये आप देखिए समुद्री क्षेत्र में सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध और फलस्तीन इजरायल संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक संकट की स्थिति बनी हुई है। और इन परिस्थितियों के बीच वैश्विक महाशक्ति बनने के सपने सजो चीन की अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति के कारण समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया है। वाशिंगटन स्थित एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में दक्षिण चीन सागर के प्रमुख हिस्सों के आसपास चीनी नौसेना के जहाजों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है। महासागरों में अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बढ़ती क्षेत्रीय तनाव के बीच चीन ने अपनी उपस्थिति बढ़ाना जारी रखा तथा फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मिस चीफ रीप को 3 दशकों से आप देखें कि नियंत्रित कर इसे उच्च सैन्य कृत्रिम द्वीप में बदल दिया है। समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से चीन अपनी निकट के सागरों व महासागरों को नियंत्रित करने में आप देखते हैं लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य भविष्य में संभावित किसी भी क्षेत्रीय युद्ध को लड़कर जीत सकने की है। चीन की समुद्री महत्वाकांक्षा भारत सहित अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। और इसी प्रकार आप देखते हैं कि पूर्वी एशिया से दूर राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर कब्जा करने की साजिश में लगा हुआ है, जो शांति एवं स्थिरता को भंग करने के साथ ही लोकतांत्रिक देशों के आर्थिक विकास को कमजोर करने वाली है। और वस्तुतः चीन का आर्थिक उत्थान, सैन्य आधुनिकीकरण और नौसेना में बढ़ता निवेश महासागरीय क्षेत्रों के देशों के हितों को प्रभावित के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है। इस क्षेत्र में आप देखिए प्राकृतिक संसाधनों की व्यापक उपलब्धता वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी के रूप में कार्य करता है। 3 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का वार्षिक व्यापारिक मार्ग होने के कारण दक्षिण चीन सागर आज एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के साथ ही चीन सुदूर समुद्रों में नेविगेशन की स्वतंत्रता को बाधित करने की साजिश में लगा हुआ है। समुद्री क्षेत्रों में विस्तार के लिए चीन की बढ़ती उपस्थिति, मुखर व्यवहार और दावे चीनी की पड़ोसियों और यहाँ तक कि इसके तटों से दूर कुछ देशों के बीच प्रतिक्रिया को भड़का रहे। हालांकि ये तनाव अब नियंत्रण में रहे, परंतु संघर्ष की आशंका भी बनी हुई है, जो वैश्विक चिंता के रूप में उभरी है। चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए महासागरीय देशों को एकजुट रहने के साथ ही वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया वेटेड अमेरिका द्वारा परमाणु संचालित पनडुब्बी कार्यक्रम भू राजनीतिक और सैन्य विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। BRI के विकल्प जैसे जापान के एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट को अपनाया जाना चाहिए। और वस्तुतः भारत और जापान बहुध्रुवीय एशिया का केंद्रीय शक्ति है और दोनों देश स्वतंत्र, पारदर्शी, नियत नियम आधारित व्यवस्था के पक्षधर है, जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा है। वर्तमान में संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र समुद्री क्षेत्र पर अशांत है। चीनी नौसेना की बढ़ती शक्ति एवं समुद्री पहुंच से उत्पन्न वैश्विक भू राजनीतिक स्थितियां समुद्र में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रही है। और आप देखिए संभावित संघर्षों की आशंका से भरे महासागर में चीन को नियंत्रित करने के सामूहिक प्रयास से ही वैश्विक शांति व सुरक्षा की आशा की जा सकती है। अच्छा कॉलम लिखा गया है, पढ़ना चाहिए इस तरह के आप लोगों को, समझ रहे। अब चुप नहीं रहूंगा, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। चुनावी रण में ममता का बड़ा दाव, देश के लिए बदलाव का दशक है। जिस विरासत और विकास की व्यवस्था की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें देश के तमाम भौगोलिक क्षेत्र पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ शामिल है। अंडमान निकोबार स्थित कई छोटे द्वीपों को विकसित किया जा रहा है, तो उसकी बात हो रही। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो डीप टेक स्टार्टअप के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार। DPIIT सचिव ने स्टार्टअप महाकुंभ में कहा, अंतर मंत्रालय स्तर पर नीति को लेकर अंतिम दौर में चल रही वार्ता चर्चा। एक तरह से स्टार्टअप्स के लिए फंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी सरकार। अंतरिम बजट में शोध विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। 100 नियम इकोसिस्टम का पालन करें। 2024 में $12 अरब जुटा सकते हैं स्टार्टअप। कुछ विषय अधिग्रहण के सौदों को CII मंजूरी से मिली छूट।
भारतीय प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में आप लोग बताइए। CCI की स्थापना कब हुई थी? गूगल का सहारा ले लिया करिएगा, बताया जरूर करिएगा इन संस्थाओं के बारे में। ई स्पोर्ट्स में ज़्यादा नौकरी सृजित कर सकता है भारत, भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रेसिडेंट का कहना है। 3 से 5% रह सकती है IT सेवा क्षेत्र, सेवा उद्योग की राजस्व वृद्धि। और 4 शहरों के बीच फिलाई 91 की वाणिज्य सेवा शुरू हुई है विमानन क्षेत्र में। TCS के 2.34 करोड़ शेयर बेचेगी टाटा सन्स। चीनी उत्पादन घटकर आप देखिए 280.79 लाख टन रहा। 9 वर्षों में बीमा क्षेत्र को मिला 54,000 करोड़ का FDI। और विदेशी पूंजी प्रवाह के नियमों के आधार बनाने का मिला लाभ। 2021 में बढ़ाकर 74% की गई थी ना FDI की सीमा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। नारायण मूर्ति ने अपने पौत्र को उपहार में दिए 240 करोड़ के शेयर। अच्छी बात है, देख लीजिए। विकास में भागीदारी पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एशियाई विकास बैंक ADB के वाइस प्रेसिडेंट भार्गव दासगुप्ता से मुलाकात की है। अच्छी बात है। जनवरी फरवरी में चीन के औद्योगिक उत्पादन 7% बढ़ा। उतार चढ़ाव के बीच 105 अंक बड़ा सेंसेक्स है। ये बूचड़ खानों को EIA के अधीन करने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय ने NGT में जमा किया हलफनामा। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम 2006 के दायरे में शामिल करने की जरूरत नहीं है, ये कहा है। ये आप देखिए कि NGT का दरवाजा खटखटाया था उसने, किसने? समाज सेवी संस्था ने, गौरी मौलिकी ने। और उसने आप देखिए बूचड़ खानों में अत्यधिक पानी की खपत, अनुचित अपशिष्ट, ठोस कचरे के प्रबंधन के कारण जल प्रदूषण समेत कई चिंताएं व्यक्त की थी। IAS कुशल प्रबंधन के लिए करें नई तकनीकों का प्रयोग। ये आप देखते हैं कि हमारी मुर्मू साहब कह रही हैं। अब आप देखिए चल ही रही दुनिया में उठक उठक, एक तरफ इजराइल हमास में चल रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए रूस और यूक्रेन में चल रहा है। सिंध की आज़ादी मांगने वालों का दमन कर रही है पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी। तीसरे विश्व युद्ध बस एक कदम दूर है, पुतिन कह रहे पश्चिमी देशों को रूसी राष्ट्रपति की चेतावनी। यूक्रेन सीमा पर बफर जोन बनाने का रूस कर रहा है विचार। अमेरिका के चुनाव पर हंस रही है दुनिया। ट्रंप का हो रहा है उत्पीड़न। ये आप देखते हैं फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए ना। मोदी की व्लादिमीर पुतिन को बधाई, संबंध में मजबूती की उम्मीद है। भारत की यात्रा पर आ सकते हैं यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेवा। नेपाली संसद के पूर्व स्पीकर सोना तस्करी में गिरफ्तार हुए। गजब। सियोल में विलंकर उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये आप देखें, ये आपको दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया। चाइना का पड़ोसी है तो कुछ तो चाइना का आ जाएगा ना उसमें DNA। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, देख लिया अगर ये किस खेल का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट को तो आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो इस तथ्य में मैंने खुद पर विश्वास करना सीखा है। स्मृति मंदाना कह रही RCB को WPL चैंपियन बनाने वाली कप्तान है ना। निशानेबाज अखिल अनीस ने जीते स्वर्ण पदक। पेरिस ओलंपिक कोटा में जीता अखिल सेवरान और अनीस भानवाला ने स्वर्ण पदक अपने झोली में डाले हैं। भारत में पॉलिस ग्रांप्री में अपना अभियान 6 पदक से समाप्त किया है। इसमें ओलंपिक क्वालिफायर के लिए तीरंदाजी चयनित हुए। एक सप्ताह तक चली ट्रायल के बाद ओलंपिक क्वालिफायर के तीरंदाजों का चयन किया गया। वहीं चैंपियनशिप के लिए 16 तीरंदाजों का चयन किया गया। इसमें भारत में प्रदर्शनी मैच खेलना चाहते फ्लाइडर मैवेदर।
ये आप देखिए, बांग्लादेश ने श्रीलंका से 2-1 से जीती वनडे सीरीज। ठंड में उत्तर भारत में नहीं होंगे रणजी रणजी मुकाबले। बीसीसीआई खराब मौसम की संभावना को देखते हुए ले सकता है निर्णय। सरफराज जुरेल को मिला सी सैनिक अनुबंध। AIOA ने तदर सम्मति भंग की, WFI को बागडोर संभाली। फरवरी में कुश्ती की वैश्विक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ से हटाया दिया था निलंबन, तो उसी की बात हो रही है। भारतीय ओलंपिक संघ की बात भी होती रहती है, ये भी संस्थाएं काफ़ी विवाद में है। इन संस्थाओं के बारे में भी एक सामान्य जानकारी तो रखा करिएगा। एम्बापे ने PSG के लिए दागा 250वां गोल। और नदीम को नया भला नाम मिल पाना हैरान करने वाला है, नीरज चोपड़ा कह रहे हैं। भारतीय स्टार एथलीट ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार को अरशद की मदद करनी चाहिए। इंडियन वेल्स में अलकराज स्वेतेक बने चैंपियन, ये आप देखें। ये भी आप लोग छपाई से पहले ही पेन ड्राइव में ली गई थी प्रश्न पत्र की कॉपी। ये बिहार देखिए लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई है ना, उसमें आप देखते हैं कि बताइए एक पेपर निष्पक्ष नहीं करवा पा रही सरकारें, क्या करेंगी ये सरकारें। आप घर नहीं पहुंच पाते हैं पेपर दे के, भाई मालूम चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर धांधली हो गई, तो ये बड़ी खराब है, बड़ा वो भी है। चीन के साथ सीमा विवाद भविष्य में भी बना रहेगा चुनौती, CDS साहब कह रहे हैं, आप देखेंगे। तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो इस तरह के आप लोग अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग, ये भी देख लिया करिएगा। अब होली भी आ गई, तो होली में कहता हूँ कि आपकी होली तो तभी मने जब आप सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखा करिए। केरल के साहित्यकार प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है 2023 का। एक केरल के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी काव्यकृति रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। यह जानकारी सम्मान प्रदान करने वाली संस्था KK बिरला फाउंडेशन ने प्रदान किया। ये पुरस्कार कौन देती है? KK बिरला फाउंडेशन देती है। मलयाली भाषा की काव्यकृति रौद्र सात्विकम 2022 में प्रकाशित हुई थी। बता दें कि वर्मा को उनकी कृतियों के लिए 70 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए हैं, ये भी याद रखिएगा। बताइए आप लोग, सरस्वती सम्मान पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? चलिए आप लोगों से सवाल है मेरा, बताइए, जरूर बताना चाहिए आपको। यहाँ आप देखिए, जो जनरल नॉलेज की जानकारी, यहाँ भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। तो ल्यूमियर बंधुओं ने सिनेमेटोग्राफ से पहला फुटेज रिकॉर्ड किया। 1895 में आदमी अगस्ट और लुई ल्यूमियर ने सिनेमेटोग्राफ का उपयोग करके पहला फुटेज रिकॉर्ड किया। इसमें उन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को फिल्माया था। 22 मार्च को उन्होंने इस फुटेज को प्रदर्शित किया। ल्यूमियर बंधु इतिहास के पहले फिल्म निर्माता माने जाते हैं। एबेल पुरस्कार पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी करेन। 2019 में आज ही नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ करेन कैस्कुल्ला ओहेलेनवेक को एबेल पुरस्कार देने की घोषणा की थी। यह पुरस्कार पाने वाले वह दुनिया की पहली की महिला है और दुनिया की पुरस्कार की शुरुआत 2003 में हुई थी। एबेल को नोबेल की तरह ही प्रतिष्ठित माना जाता है। जीवन के दर्शन को गीतों में उतारने वाले गीतकार थे योगेश। वहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिंदगी कैसी है पहेली, रिमझिम गिरे सावन जैसे सदाबहार गीतों को लिखने वाले योगेश गौड़ का जन्म 1943 में आज ही लखनऊ में हुआ था। काम की तलाश में 16 साल की उम्र में मुंबई चले गए। काफ़ी संघर्ष के बाद 1962 में सखी राबिन फिल्म की आप देखते हैं कि फिल्मों में 6 गाने लिखे का मौका है। 1971 में आनंद की फिल्म में गीतों ने लोकप्रियता दिलाई। रजनीगंधा, छोटी सी बात, मंजिल, मिली बातों में जैसी कई फिल्में में गीत लिखे। 29 मई 2020 को इनकी डेथ हो गई थी। मामा सनसेट, चीन की बूढ़ी होती आबादी उसके लिए चिंता का विषय है, लेकिन एक हल्की सी आशा की किरण दिखी है। उसकी यह आबादी मध्यम आयु वर्ग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग गायन से लेकर अभी की ड्रामिंग, स्मार्टफोन, फोटोग्राफी तक मनोरंजन कक्षाएं गतिविधि प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए एक आशाजनक एवं तेजी से बढ़ते बाजार को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में इनको ट्यूशन देने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी बीजिंग में मध्यम आयु वर्ग एवं वरिष्ठ लोगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र मामा सनसेट में गायन कक्षा में भाग लेती महिलाएं देख रहे हैं। 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण इस रोग के लिए होगा खास। आदित्य L1 को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए मिलेगा पहला प्राकृतिक मौका। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में आएगा नजर, भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के अध्ययन के लिए एरिज के विज्ञानी पहुंचे टेक्सास।
और आप देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान धूमकेतु का भी आकर्षण करने की बात हो रही है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो याद रखा करिएगा। और ये भूगोल में आप लोग पढ़ते हैं ना सूर्य ग्रहण के बारे में, कि नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए। मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि, क्या कह रहा हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है ना, तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। एबोला से रक्षा करने में दवा के विकास में अहम कदम अनुसंधान कह रहा है। गामा नाइफ सर्जरी से बचाई आंखों की रोशनी। देश में पहली बार एम्स दिल्ली ने इस तकनीक का उपयोग कर दिया आंखों के कैंसर का इलाज। बीमारी के कारण तो आप देखेंगे इसमें गामा नाइफ सर्जरी क्या है, तो एम्स के न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर व गामा नाइफ सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि इसमें रेडिएशन के लिए कोबाल्ट 60 सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। इस मिशन से रेडिएशन की 200 किरणें निकलकर एक जगह ट्यूमर पर सीधा वार करती हैं। इससे मरीज को बिना कोई चोरी चीरा लगाए रेडियो एक्टिव किरणों से ट्यूमर को नष्ट किया जाता है। बीमारी के कारणों की बात करें तो डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण जेनेटिक खराबी होती है। पश्चिमी देशों में यह बीमारी अधिक होती है। असम में बारिश के लिए मेढक की शादी। गजब। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करिए और ईमानदारी से आगे बढ़िए। धन्यवाद। अब आपका कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो बेझिझक आप बता सकते हैं। ठीक है।